अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर के तौर पर ये जाना जाता है। तो हमने डिफ़ाइन करना फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इसके अलावा फोर्स ऑसिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्री ऑसिलेशंस। A body is said to be executing free oscillations if it oscillates with its natural frequency without interference of an external force. ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये अपनी मेन पोजीशन पे मौजूद है। अगर हम इसे मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं या इसे थोड़ा सा मूव करवा के हम छोड़ देते हैं, तो ये खुद ब खुद बग़ैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस के, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इंटरफेरेंस के बगैर जितना इसका एम्पलीट्यूड एक बार हो कंटिन्यूसली, ये उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता रहे। मींस पहले ये जो पेंडुलम है ये अपनी इस मेन पोजीशन से यहाँ तक गया, तो बाद में जितनी भी इसकी ऑसिलेशंस परफॉर्म हों वो सेम एम्पलीट्यूड परफॉर्म करें। तो इस तरह के सिस्टम को या इस तरह की ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। तो यहाँ से अब आपको डिफ़ाइन भी समझ आ जानी चाहिए। अ बॉडी इज़ सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस। एक बॉडी क्या कर रही होती है? फ्री ऑसिलेशंस पे अमल पैरा होती है। इफ़ इट इज़ ऑसिलेट्स, अगर ये ऑसिलेट करे विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, जो इसकी अपनी सेल्फ फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अगर ये ऑसिलेट कर रही है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इंटरफेरेंस के बगैर, तो इसे हम क्या नाम देंगे? फ्री ऑसिलेशंस। तो इसकी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं सिंपल पेंडुलम when displaces from its mean position and release, then it performs free oscillations. अब मैंने यहाँ पे वर्ड तो लिख दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड ओनली ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम है या कोई मैस स्प्रिंग सिस्टम है या कोई और बॉडी है, अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर हम एक पेंडुलम को उसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो वो हमारी अप्लाइड फोर्स है। उस अप्लाइड फोर्स की वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इसमें एक फोर्स भी स्टोर होती है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो अगर ये पेंडुलम उस रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को रिपीट करता रहे मेन पोजीशन के अक्रॉस, तो इस तरह की ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशंस का नाम देंगे। इससे आगे फोर्स ऑसिलेशन किसे कहते हैं? अब अगर एक पेंडुलम मूव कर रहा है, हम बार बार उस पेंडुलम के ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करते जाएं, कोई रेजिस्टिव फोर्स लगाते जाएं, तो ये फिर क्या बन जाएगा? फोर्स ऑसिलेटर। इफ फ्री ऑसिलेशंस आर सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स देन फोर्स ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड। मींस अगर हम किसी भी फ्री ऑसिलेटर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो ये जो फ्री ऑसिलेटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स ऑसिलेशन। इसकी एग्जांपल, इफ मास ऑफ पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली, मींस अगर हम एक पेंडुलम का ये जो मास है इसको हम मुसलसल फोर्स अप्लाई करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये फिर कौन सा ऑसिलेटर बन जाएगा? फोर्स ऑसिलेटर। इसी टॉपिक में एक और डिफ़ाइन हमें करनी है,
ड्रीवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? एन ऑसिलेटिंग सिस्टम अंडरगोज फोर्स वाइब्रेशंस। एक ऑसिलेटर सिस्टम जो होता है वो जब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर अपनी वाइब्रेशंस को रिपीट कर रहा होता है तो उसको हम ड्रीवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये एक पेंडुलम था ये पहले फ्रीली मूव कर रहा था ड्यू टू इनर्शिया एंड रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये क्या था? फ्री ऑसिलेटर। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब ये अपनी वाइब्रेशंस को कंप्लीट कर रहा होगा तो तब इसको हम नाम देंगे ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे अगला टॉपिक है रेजोनेंस। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा रेजोनेंस होती क्या है। अगर कोई भी सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा हो, लाइक पेंडुलम हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एक पेंडुलम है, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है। या आप लोगों ने बड़ी दफ़ा ये भी एग्जांपल देखी है, आप लोगों ने अक्सर स्विंग पे झूले लिए हुए हैं। बेसिकली वो कैसे बनी होती है, एक फिक्स स्पॉट होती है और उसके साथ दो रस्से बांध दिए जाते हैं और उनके नीचे एक लकड़ी का तख्ता सा लगा दिया जाता है और इसके ऊपर हम खड़े होके भी झूले लेते हैं और बैठ के भी झूले ले रहे होते हैं। अब होता क्या है, अगर एक पर्सन स्विंग पे झूले ले रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो होता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से हम पहले से ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, अगर पहले हम यहाँ तक मूव कर रहे थे, बाद में यहाँ तक मूव करेंगे, थोड़ी और एक्सटर्नल फोर्स कोई हम पे लगा दे पीछे से, हम और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहे होते हैं, मींस मीन पोजीशन से ज़्यादा फासले पे जाते हैं। अब ये किस वजह से हो रहा होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। जिस हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ पहले मूव कर रहे होते हैं, कोई भी पर्सन एक्सटर्नल जब हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, अगर उसके लगाए जाने वाली फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो इसे हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। और याद रखिएगा, रेजोनेंस में हमेशा क्या होता है, बॉडीज़ के जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो पहले से ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। तो ये क्या है? फोर्स ऑसिलेशन की एक टाइप है रेजोनेंस। जैसे मैंने अभी बोला, एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो तभी क्या होगा, हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन सिस्टम। तो रेजोनेंस में क्या होता है, पीरियोडिक फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर। अब पीरियोडिक फोर्स से क्या मुराद है? कंटिन्यूसली हम एक जैसी फोर्स लगा रहे होते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो रेजोनेंस में क्या होता है, एक सिस्टम मैक्सिमम एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तभी तो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो पहले से इंक्रीज होता जाता है। तो रेजोनेंस की डिफाइन, द फिनोमेनन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम इक्वल टू वन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये एक कुदरती अमल है जिसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है। कब? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब हमारी लगाए जाने वाली फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है बिकम्स इक्वल, वो बराबर हो जाती है किसके? टू वन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी किसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मिल जाती है, तो तब क्या होता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को आपकी बुक में एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया हुआ है। ये एक फिक्स स्पॉट है, इसके साथ दो स्ट्रिंग्स S1 और S2 अटैच हैं और इनके लोअर एंड्स के साथ एक रॉड को कनेक्ट किया हुआ है
और यहाँ पे 3 पेयर ऑफ पेंडुलम्स हैं, ए और ए प्राइम, बी बी प्राइम, सी और सी प्राइम। स्टार्ट पे ये रेस्ट में है। अब जैसे ही हम क्या करें, अगर ये जो पेंडुलम सी है इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हमारी अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो क्या होगा, इसने ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करना है। जब ये पेंडुलम सी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करेगा तो अंडरस्टूड सी बात है ये जाके सी प्राइम से टकराएगा। सी प्राइम के साथ जब इसने टकराना है तो क्या होगा, उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो इस सी प्राइम की अपनी फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर जाएगी तो ये भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करके बी प्राइम से टकराएगा, बी प्राइम ए प्राइम से। इसी तरह ये जब ऑसिलेट करके दोबारा पीछे को आएगा ये बी प्राइम से टकराएगा, बी प्राइम जाके सी प्राइम से, सी प्राइम सी से, सी बी पेंडुलम से और बी वाला ए पेंडुलम से। इस तरह से ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ फिर 3 पेयर ऑफ पेंडुलम्स मूव करते रहेंगे। तो ये किस वजह से होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो रेजोनेंस है इसके हमारी डेली लाइफ में बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं और इसके अलावा इसके नुकसानात भी हैं। तो इसके हम एडवांटेजेस की बात करें, पहला तो मैंने आपको बता दिया, स्विंग जो है, अगर हमें स्विंग पे झूले लेने हैं तो रेजोनेंस की वजह से ही हम ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करते हैं। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन। अब बेसिकली होता क्या है, अर्थ पे कुछ रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के जो सिग्नल्स हैं स्पेस के रीजन में भेज दिए जाते हैं। और हमारे घरों में जो रेडियो सेट्स मौजूद होते हैं या आजकल तो ये जो मोबाइल फ़ोन है इनके अंदर भी एफएम होता है। अब बेसिकली जो पुराने रेडियो सेट्स थे उनके साथ एक नॉब लगी होती थी और इसका एक एंटीना था, एंटीना को ऊपर ऐसे ओपन कर दिया जाता था। तो क्या होता था, इस नॉब को मूव करवा के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को सिलेक्ट किया जाता था। ये 94 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती हैं ये फ्रीक्वेंसीज़। और आपने अक्सर सुना भी होगा एफएम रेडियो स्टेशन 94, 96, 108। तो बेसिकली क्या होता है, हम जब नॉब को मूव करवाते हैं तो स्पेस में जो रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव्स आई होती हैं हम उनको अपने रेडियो स्टेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब रेडियो स्टेशन से आने वाली जो होती हैं रेडियो वेव्स, उनकी अगर फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो हमें बहुत क्लियर आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो वो किस वजह से होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन, तो जब हम माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करते हैं तो जो खाना गर्म किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से। अब जैसे ही माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना रखा जाता है तो आप लोगों को पता है जो हमारा फूड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो जैसे ही उसको रखा जाता है खाने को, फूड को इसमें माइक्रोवेव ओवन में, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस होती है उसकी वजह से हमारा खाना गर्म हो जाता है। और इसमें जो वेवलेंथ होती है, ये MCQs हैं दोनों, फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी। वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होती है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की, ये 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो आपके लिए एक सजेशन है कि ये जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं इनको अपने घरों में यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, या तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में या किसी शीशे के बर्तन में हम खाना गर्म कर रहे होते हैं। तो ज़रा इमेजिन करें कि जो खाना प्लास्टिक के बर्तन में या इसके
शीशे के बर्तन में होता है वो गर्म हो जाता है, तो उससे क्या वो शीशा या प्लास्टर गर्म नहीं होता, तो बेसिकली वो भी गर्म होते हैं, तो तभी जाके खाना गर्म होता है। अब ये जो प्लास्टिक है या शीशा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैंसेरियन सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो जो कैंसेरियन सेल्स हैं हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में ये जो है कैंसर की डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सजेशन है आप लोगों के लिए, ये जो माइक्रोवेव ओवन का गर्म किया हुआ खाना है इससे बचने की कोशिश करें। आगे इसके डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो आर्मी का ये रूल है कि जब भी उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, अगर एक सोल्जर जो लीड कर रहा होता है, रो में सबसे आगे होता है, अगर वो अपना बायां पैर आगे उठा रहा है तो बाकी सब भी जो पीछे हैं उनको भी पहले अपना बायां पैर ही उठाना पड़ता है। तो एक दफ़ा यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वो एक ब्रिज से गुजरे। अब क्योंकि वो सेम फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, तो जैसे ही वो ब्रिज से गुजरे इतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस हुई कि वो ब्रिज पुल ही ब्रेक हो गया और अमेरिका के बहुत से जो सिपाही थे वो पुल गिरने से जान बहक हुए। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक आप किसी भी घर की छत पे मौजूद हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसके ऊपर जंप लगाना स्टार्ट कर दें सेम फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इतनी ज़्यादा रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगी कि वो जो छत है, चाहे वो लेंटर की छत हो, वो भी गिर सकती है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुए रेजोनेंस, और पहला क्या था फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस।